तो चलिए, मैट्रिक के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए कल जितने भी स्टूडेंट मैथ का एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो कल देने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले आप सभी को इस वीडियो को देख कर जाना है। आप सभी को एकदम बिल्कुल ही लाभ होगा। तो चलिए, और इसी में से, इसी ऑब्जेक्टिव में से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है। क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो साथ ही याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्या होगी वो कितना होगा। तो याद रखिएगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा या अनंत होगा। तो देखिए, एक परिमेय संख्या के यानी दो परिमेय संख्या जब भी रहेगा तो इसके बीच अनंत परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। तो साथ ही याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है वो एक होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां ओ का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और b इक्वल टू यहाँ पे r बराबर 0 हो, तो HCF AB का क्या मान होगा। तो देखिए यहाँ पर से तीसरा का जो आंसर होगा बाबू वो क्या होगा, b हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यदि LCM 26 और 91 बराबर 182 है और HCF 26 91 का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान होगा साथी वो क्या होगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा बाबू, तो आपको याद रखना है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वही परिमेय संख्या होता है। ठीक है, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वही क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर से 5 का आंसर क्या होगा जी, √7 अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। √25 5 का होता है, 49 7 का होता है, 5/7। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद px इतना के बहुपद मतलब शून्यक है, तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा। यहाँ से a बराबर 1 होगा, b बराबर 1 होगा, c बराबर 1 होगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, क्या होता है, देखिए यहाँ पर से अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा जी, अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा को हम लोग -b/a और अल्फा इंटू बीटा को c/a। ठीक है, ए से यहाँ से ए कट जाएगा, तो -b तो -1 और c का मान 1, तो यानी -1। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है जी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए -1 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद px x² - 5x + 6 के शून्यक है, तो इसका शून्यक कौन कौन होगा। देखिए इसका सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, तो यहाँ पे गुणनखंड कर देंगे x² - 5x को, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट, छो को इस तरह से जोड़ना है, तो यानी 3x और -2x 3 दूनी 6 प्लस 6 कर देंगे। ये दोनों में कॉमन क्या होगा, x होगा -3 और -2 हो जाएगा, तो x कॉमन प्लस माइनस। ठीक है, द्वितीय 6, ये दोनों के बदले एक, यानी x - 3 बराबर 0 और x - 2 बराबर 0। ठीक है, तो x का मान 3 और यहाँ से x का मान 2, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए में है। तो 7 का ए जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं उन सभी का सही आंसर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 है और गुणनफल 12 है तो द्विघात बहुपद। तो एक फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ अगर योगफल दिया रहेगा और गुणनफल रहेगा, अगर बहुपद पूछेगा, बहुपद बराबर फॉर्मूला लिख लेना है बाबू कि याद क्या होगा, x² - अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल और क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² - अल्फा प्लस बीटा, यानी योग कितना दिया है 5 इंटू एक्स, यहाँ पे 5x और प्लस अल्फा इंटू का 12, यानी x² - 5x + 12 कहाँ पे है जी, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ ना कभी हवेली पे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा।
चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण इतना बराबर 2 x का मान 1 हो तब y का मान क्या होगा। यानी जितना जहाँ पे x का मान हमको रखना है, x का मान 1 रखिए तो y का मान निकलेगा 5, x का मान 1 रखना है -3y बराबर 2, तो यहाँ से 5 को 1 के साथ गुना करेंगे 5 आएगा, -3y बराबर 2, तो यानी -3y बराबर कितना हो जाएगा 2 में से, यहाँ से 2 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो -3y बराबर कितना होगा -1, यानी y बराबर कितना होगा, ये गुना में इधर जाएगा भाग में, 1 बटा कितना हो जाएगा जी 3 है ना, यहाँ से 2/5, यहाँ से 1 मिनट क्या हुआ, 2 में से प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, तो 2 में से 3 जाएगा 1, और यहाँ से 1/3 कहाँ पे है जी, तो y का मान 1 मिनट साथी फिर से करते हैं, ठीक है। देखिए 5 x का मान कितना बोला 1 -3y बराबर 2, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 5 को गुना करेंगे 1 के साथ 5 होगा 3y बराबर कितना है 2 है। हमको y बराबर निकालने के लिए तो इधर 5 और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, और 3 बराबर 3y, ये गुना में है इधर भाग है, इससे कटेगा, यानी y का मान 1 होगा। y का मान ऑप्शन नंबर बी में है, 9 के बी, जितने भी स्टूडेंट लगा रहे हैं उन सभी का सही आंसर है। चलिएगा यहाँ पर से अनगिनत हल के लिए के मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय के लिए यहाँ से के का अनगिनत हल। देखिए अनगिनत हल में क्या होगा, सभी आपस में बराबर होगा, तो यहाँ से के का मान बोला है साथी, तो आपको निकाल लेना है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रखना है, ठीक है। यानी ए का मान 3 और B1 का मान कितना है 6 बराबर B1 का A1 का मान 3, A2 का मान 6, B1 का मान 4, और यहाँ से के, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा 6 छक 24, यानी 3 छक, तो यहाँ से 24 कितना बार में कटेगा 3 से, 3 छक 18, 3 8 24, 3 8 24, यानी 8, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 8 यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अनगिनत हल के लिए याद रखिएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल जो होंगे वो क्या होंगे। अगर किसी भी विवेचक का मान शून्य से बड़ा होगा साथी तो वो वास्तविक होगा लेकिन भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। द्विघात समीकरण x² + x + 1 बराबर 0 है तो विभक्तर का जो मान होगा वो क्या होगा। यानी डी बराबर आपसे पूछना चाह रहा है बाबू b² - 4ac होता है, तो b का मान कितना है, a बराबर 1 है, b बराबर भी 1 है और c बराबर भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ से b का मान 1 का स्क्वायर -4, a का मान भी है, c का मान भी है। 1 का स्क्वायर 1 -4 को कितना के भी साथ गुना करेंगे 4 ही होगा, यानी -1 में से -4 जाएगा -3। ऑप्शन नंबर -3 कहाँ पे है जी, -3 ऑप्शन नंबर डी में है। डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। चलिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि एपी का सामान्य पद 3n + 5 है तो इसका सारवंतर क्या होगा साथी, ठीक है। देखिए यानी n के जगह पे हमको यहाँ पर से क्या करना है, सारवंतर d निकालना है, ठीक है। d निकालना है तो n के जगह पे हम रखते हैं, ठीक है। तो 13 का आंसर याद रखिएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर से एपी का सामान्य पद इतना है तो सारवंतर क्या होगा, अगर 3 रखते हैं +5 तो 3 3 9, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। एपी का समान पद है तो इसका सारवंतर क्या होगा ना, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी एपी का प्रथम पद 2 है और पदांतर यानी सारवंतर 5 है तो प्रथम 15 पदों का योगफल आपको निकालना है, ठीक है। तो योगफल वाला एसएन फॉर्मूला होता है, आपको पता है n/2 × 2a + n-1 × d हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना है बाबू, ठीक है। प्रथम पद दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है और यहाँ से एसएन का मान भी दिया यानी n का भी मान दिया हुआ। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये फॉर्मूला पर लगाइएगा, n का मान प्रथम a का मान दिया हुआ है बाबू और यहाँ से तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 555 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ से भी देखिए 100 का योगफल आपको ज्ञात करना है। देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 1 होगा, d निकालिएगा तो दूसरा पद में से पहला 2 में से 1 जाएगा 1 होगा कि नहीं जी। और यहाँ से अंतिम पद यानी an का मान कितना दिया हुआ 100 है, an का मान कितना है
100 है, an या tn इसको कहिए, तो यहाँ से n का मान निकालेंगे और जैसे ही हम n का मान निकालेंगे तो an फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a का मान 1 और n का मान तो हमको निकालना है, तो n का मान नहीं है और 1 इंटू डी का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर से हो जाएगा, यहाँ से n का मान निकलेगा बाबू और जैसे ही n का मान तो 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एक इधर जाएगा 99, तो हो जाएगा 99 इधर प्लस में इधर 99 और बराबर कितना होगा 2n माइनस 2। ठीक है, अगर हम माइनस में इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 99 और 100 101 बराबर 2n। अगर हम 2 से काटेंगे तो ये कटेगा जी, 1 मिनट। ठीक है बाबू, तो इसको बनाइएगा, पहले n निकालिएगा और उसके बाद ऐसे निकालना है। ठीक है, योगफल। तो 15 का आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 50-50 होगा। चलिए ठीक है, चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन लिखने में थोड़ा हाथ से है। ठीक है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 7, 13 है, तो त्रिभुज का मतलब कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो भुजा होगा ये त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, ट्रिपलेट नहीं होता 6 और 7, 13 का। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा 2:3 है, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा इसका वर्ग के इसके स्क्वायर के वर्ग के अनुपात के बराबर, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक समबाहु त्रिभुज ABC में AD प्लस BC है, तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एगो समबाहु त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, A B और C बोला है ने AD प्लस BC, यानी AD यहाँ पर और ये क्या चीज़ BC बराबर AD स्क्वायर है, तो यहाँ पर से बोला है क्या चीज़ AD स्क्वायर बराबर, यानी इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है बाबू ये किसके बराबर हो जाएगा, तो बिल्कुल ही आंसर आ रहा है कि बाबू 3CD स्क्वायर के बराबर। ठीक है, 3CD के यानी 3C और D के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा 19 नंबर है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं 360 पे नहीं मारना है, 180। चलिएगा यहाँ पर से 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पूरा देखें 20 तक है। देखिए यदि वो त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA और कोण CDO बराबर 70 है और कोण BOC बराबर 115 है, तो कोण DOC का जो मान होगा बाबू वो आपको बताना है। तो इसका जो मान होगा साथी वो आपको बताना है, कितना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मान होगा आपको याद रखिएगा, ऐसे इसका एक्चुअल में जो मान होगा साथी वो 65 होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।